Welcome on Easy Learning. Now I am going to continue this series because earlier part was going to be very large, and this is why I stopped the video. Now I am going to continue the series of the story of poetry. तो इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से W.B. Yeats के जो वर्क्स हैं और साथ में जो आयरलैंड के जो पोइट्स थे वो आयरलैंड के हिस्ट्री और ट्रेडिशन के ऊपर देख के लिखे थे। तो इसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं। The early part of the 20th century witnessed World War First. 20th century का जो शुरू का भाग था, इसने World War First को देख करके उसके ऊपर वर्क किया था या विटनेस किया था। Along with annihilation of life and property, it brought disillusionment and frustration. कहते हैं कि जिंदगी और प्रॉपर्टी के विनाश के साथ साथ, annihilation मतलब विनाश, इस वॉर ने मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, इस वॉर ने डिसइल्यूजनमेंट भी लाया और फ्रस्ट्रेशन भी लाया। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब है जो हमारी भ्रम है उसको दूर कर दिया, और फ्रस्ट्रेशन जो निराशा है वो लाया साथ में। तो फ्रस्ट्रेशन को लाया और इल्यूजनमेंट को दूर कर दिया। द पोएट्स वॉइस्ड द कंसर्न दैट नॉलेज एंड प्रोग्रेस कुड नॉट सेव ह्यूमैनिटी। और जो कवि थे वो इन चिंताओं के ऊपर बोलने लगे, इन बातों के ऊपर बोलने लगे कि नॉलेज और जो प्रोग्रेस है ये मानवता को नहीं बचा सकती है। सम ऑफ द अर्ली पोइट्स लाइक रूपर्ट ब्रूक, कुछ जो शुरू के कवि हैं इसमें वह है रूपर्ट ब्रूक हैं, आगे विल्फ्रेड ओवेन है, हैड एन आइडियल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन वॉर। इनके कुछ वॉर के ऊपर आइडियल व्यू है। T.S. Eliot 1888 to 1965 was certainly the most influential poet of the time. कहते हैं T.S. Eliot जो 1888 to 1965 में है, वो वाकई में इस समय के बहुत ही प्रभावशाली कवि थे। In his early poems such as the Love Song of J. Alfred Prufrock and the Westland, he presents the hollowness and vulgarity of the modern civilization. कहते हैं उनके जो शुरू के कविताएं थे जैसे कि द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क है और जो वेस्टलैंड है, उसमें जो आधुनिक सभ्यता के जो खोखलापन है, हॉलोनेस है, और वल्गैरिटी का मतलब है जो आपका अश्लीलता है, उसको बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अब आगे मॉडर्न सिविलाइजेशन को फिर कनेक्ट कर दिया है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन विच डज नॉट हैव एनी अवेयरनेस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। मतलब जो आधुनिक सभ्यता है, ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता हमारे जो आध्यात्मिक जो कीमत है, वैल्यू है, वो हमारे साथ क्या करेगी, अवेयरनेस करेगी, इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती है। डज नॉट हैव एनी अवेयरनेस। हिज लेटर पोएम्स सच एज एश वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टेट्स पोर्ट्रे द डिसइल्यूजनमेंट, एगोनी एंड सर्च फॉर वैल्यूज। उनके जो बाद की कविताएं हैं जैसे कि एश वेडनेसडे है और फोर क्वार्टेट्स हैं, उसमें वो डिसइल्यूजनमेंट, एगोनी और वैल्यू की जो खोज है उसके बारे में वर्णन करते हैं। डिसइल्यूजनमेंट मैंने बता दिया, एगोनी मीन्स तकलीफ होते हैं, पीड़ा होती है, दुख होती है। During the 1930s, a group of poets such as W.H. Auden, Cecil D. Levy, Louis MacNeice and Stephen Spender reacted against art for art's sake। कहते हैं आर्ट और आर्ट सेक के खिलाफ ये 1930s के जो है ग्रुप ऑफ पोइट्स थे जैसे कि W.H. Auden थे, सेसिल डी लेवी थे, लुइस मैकनीस और स्टेफन स्पेंडर थे। इन्होंने मतलब रिएक्ट किए थे, अपना अपना प्रतिक्रिया दिए थे। They tried to combine Marxist philosophy with fruit psychology। उन्होंने कोशिश किया कि मार्क्सिस्ट जो दर्शन है या फिलोसफी है, उनको फ्रूट्स की जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उनके साथ जोड़ दिया जाए। Auden in his poems 1930 and particularly Look Stranger reveals his impatience with capitalism। Auden जो अपनी पोएम है 1930 में, खास करके जो लुक स्ट्रेंजर है, उसमें जो पूंजीवाद है उसकी जो अधैर्यपन है, इम्पेशंस है, उसको स्पष्ट करते हैं, उनका पोल खोलते हैं, रिवील करते हैं। विलियम एम्पसन एंड डेलन थॉमस belong to another group of poets who sought to escape from the world of ideas and problems। विलियम एम्पसन और डेलन थॉमस जो है वो ऐसे ग्रुप से, दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं पोएट के, जो कि दुनिया में जो आइडिया और समस्या है उससे कैसे बचें उसके बारे में बताते हैं।
मतलब sought to escape मतलब बचना। They chose to express the inner chaos through devices such as ambiguity and inexact. उन सब ने क्या चुना कि हमारे अंदर की जो हलचल है या परेशानी है उनको बताया जाए। ठीक है, वो कैसे बताया जाए? तो डिवाइसेस के द्वारा बताया जाए। वो हमारे पास ऐसा डिवाइस होना चाहिए, यंत्र होना चाहिए जिससे हम पता कर सकें कि हमारे अंदर कौन सी हलचल, मन में घबराहट या क्योंस चल रही है। अब इस डिवाइस का नाम दिया गया इन्होंने एम्बिग्यूटी और इनएग्जैक्ट। मतलब एम्बिग्यूटी का मतलब होते हैं जो बिल्कुल मतलब संदिग्ध कह सकते हैं, छुपा हुआ हो सकते हैं, और इनएग्जैक्ट का मतलब होते हैं जो ठीक ठीक नहीं होते हैं, जो बिल्कुल पता नहीं होता है। तो ये दो ऐसे डिवाइसेस हैं हमारे अंदर में जो हमारे अंदर इनर क्योस को क्रिएट करती है। ठीक है, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ पता नहीं रहती है और इनएग्जैक्ट होती है वो चीज़, तो हमें हमारे मन में क्योस पैदा होती है। डायलन थॉमस वॉज ए न्यू रोमांटिक। ये एक न्यू रोमांटिक थे। हिज पोएम्स हैव ए रिच फ्रूटियन ओवरटोन्स। इनके पोएम्स में फ्रूट की जो टोन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फ्रूट मतलब जो वही सेगमेंट जो फ्रूट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है उसी के बारे में बताया गया है। दे एक्सप्लोर द रिलेशन बिटवीन मैन एंड हिज नेचुरल एनवायरनमेंट। वे क्या करते हैं, आदमी और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके बीच में क्या संबंध है उसको खोज निकालते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इंग्लिश पोएट्री बिकेम क्वाइट डाइवर्स। कहते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में इंग्लिश पोएट्री जो है बिल्कुल अलग हो गया। इट इज डिफिकल्ट टू यूज एनी सिंगल डिफाइनिंग टर्म और मूवमेंट। बहुत ही कठिन होता है कि इसके लिए हम कोई एक शब्द या कोई मूवमेंट जो है हम यूज करें इसके लिए। द सिग्निफिकेंट पोइट्स ऑफ द पीरियड आर थॉमस गन, टेड ह्यूग्स, डोनाल्ड डेव एंड फिलिप लार्किन। जो सिग्निफिकेंट पोइट है इस पीरियड के वह हैं थॉमस गन, टेड ह्यूग्स, डोनाल्ड डेव और फिलिप लार्किन। While Hughes in Jaguar and Hawk Roasting depict violence and ferocity of animal as well as human world. कहते हैं कि एक और जो ह्यूग्स होते हैं जगुआर और हॉक रोस्टिंग में, वो एनिमल की जो अत्याचार है और जो वायलेंस है मतलब हिंसा है उसको बताते हैं, साथ साथ ह्यूमन वर्ल्ड को भी, मतलब ह्यूमन वर्ल्ड के भी एनिमल के भी, दोनों को ही बताते हैं ये। दूसरी ओर जो लार्किन होते हैं वो एंटी रोमांटिक होते हैं, मतलब रोमांटिक जो है इनके अगेंस्ट होते हैं। ये रोमांटिक जो पीरियड हमने स्टडी किया था पीछे उसके ये अगेंस्ट होते हैं, एंटी होते हैं, विरोधी होते हैं इनके। हु प्रेजेंट्स इन एन ऑब्जेक्टिव वे द हार्श रियलिटीज सच एज टाइम एंड डेथ। जो कि एक ऑब्जेक्टिव वे के बारे में बताते हैं और जीवन की जो मतलब कठोर जो सच्चाई है उसके बारे में बताते हैं, जैसे कि समय और डेथ। कहते हैं कि समय के साथ साथ इंसान को डेथ होना ही पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो टाइम से बच सकता है, एक न एक समय उसको डेथ जो है अपने अंदर में खींची लेती है। सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव पोएट्स, कुछ जो जाने माने पोएट्स हैं राइटिंग ड्यूरिंग द 1918, जिनके राइटिंग 1980s और 1990s में थे, वे हैं ब्लैक मॉरिसन, पीटर रीडिंग एंड क्रेग ग्रैन। ये इनके नाम हैं। वुमेन पोइट्स सच एज एडिथ सिटवेल, स्टीव स्मिथ, एलिजाबेथ जेनिंग एंड कैरल एंड डफी मेड देयर प्रेजेंस फेल्ट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब ये ऐसे वुमेन पोइट थे जिनके नाम अभी बताए हैं, एडिथ सिटवेल, स्टीव स्मिथ, एलिजाबेथ जेनिंग और कैरल एंड डफी है। उन्होंने भी अपनी प्रेजेंस दिए हैं और उनकी प्रेजेंस को भी महसूस किया गया है 20th सेंचुरी के दूसरे हिस्से में, सेकेंड पार्ट में। दे टच्ड सेंसिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप। वो किस रिलेशनशिप को बताए हैं? तो रिलेशनशिप जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं और मदर और चिल्ड्रन होते हैं, उनके बीच जो सेंसिटिव एस्पेक्ट होते हैं। सेंसिटिव एस्पेक्ट का मतलब है बिल्कुल सजग होने वाली जो चीजें होती है उसको वो लोग यूज करते हैं या टच किए। The story of English poetry will remain incomplete if we do not take into account poets from the Commonwealth countries. कहते हैं इंग्लिश पोएट्री की जो कहानी है वो अपूर्ण रहेगी, पूर्ण नहीं रहेगी, पर्याप्त नहीं रहेगी अगर हम कॉमनवेल्थ कंट्री की जो पोएट हैं उनकी जानकारी नहीं रखते हैं तो।
या नहीं देते हैं तो। Who also used English language for creative purposes, जिन सब ने भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किए थे क्रिएटिव पर्पसेस के लिए। द यूज ऑफ इंग्लिश इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया एंड इन कैरेबियन आइलैंड, कहते हैं ये जितने भी जगह हैं इंग्लिश के जो यूज होते हैं इज सर्टनली द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये सब ब्रिटिश के जो उपनिवेशवाद है या कॉलोनियलिज्म है उनका ये परिणाम है। क्योंकि ये लोग यहाँ गए थे, यहाँ शासन किए थे, इसीलिए इंग्लिश भाषा वहीं रह गई और जिसके कारण से इंग्लिश भाषा बाद में फेमस हो गई और वो लोग भी अपने अपने जो पोइट्री है वो लिखना शुरू कर दिए। व्हाट वाज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स, कहते हैं कि कॉमर्स की जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो क्या थी? एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं शासन व्यवस्था, जो सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इन्हीं को एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि आज के समय में एडमिनिस्ट्रेशन को हर एक कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरह नहीं समझता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है और जो कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से इसको दिया गया है। Soon emerged as a natural medium of exploring and understanding social realities, यह एक नेचुरल मीडियम के रूप में उभरता हुआ चला आया। और यह क्या किए तो सोशल जो रियलिटीज़ है, मतलब समाज में जो हकीकत है या रियलिटीज़ है, उनको समझते हुए और उनको खोजते हुए इन्होंने अपने बुक्स में लिखा या इनकी लैंग्वेज ऐसे ही बन गई। तो आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टैंडिंग this part, and I would create another video for the next paragraphs of this chapter, the story of poetry.